हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। और आज हम कुछ 30 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चंस यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी, बीपीएससी, साथ ही साथ आरपीएससी लेक्चरर और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। और हम लोग इससे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करें, एक बार फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम के अनुसार विच ऑन नहीं, ये वन होना चाहिए। विच वन इज शेक्सपियर फर्स्ट अब्सोल्यूट अचीवमेंट। हैरोल्ड ब्लूम के अनुसार विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट अब्सोल्यूट अचीवमेंट कौन सा प्ले है? क्या रोमियो एंड जूलियट है, या मैकबेथ है, या लव्स लेबर लॉस्ट है, या वीनस एंड एडोनिस है? तो फ्रेंड्स, ये हैरोल्ड ब्लूम के अनुसार जो उनका फर्स्ट अब्सोल्यूट अचीवमेंट है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लव्स लेबर लॉस्ट। ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कैनन एक बुक का नाम है, और ये वर्क ऑफ ये किसकी रचना है? क्या आई ए रिचर्ड की है, या ए सी ब्रैडली की है, या डब्ल्यू बी ईट्स की है, या हैरोल्ड ब्लूम की है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है वेस्टर्न कैनन। ये रचना है किसकी? हैरोल्ड ब्लूम की है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कैनन वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टर्न कैनन का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? क्या 1990 में हुआ, या 1991, या 1992, या 1994? तो जैसा कि आपको मालूम है, वेस्टर्न कैनन किसका वर्क है? हैरोल्ड ब्लूम का है। इसका जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1994। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन वेस्टर्न कैनन हैरोल्ड ब्लूम डिस्कस्ड अबाउट। वेस्टर्न कैनन में हैरोल्ड ब्लूम ने मतलब किसके बारे में डिस्कस किया है? क्या 19 राइटर्स, 19 लेखकों के बारे में, या 26 राइटर्स, या 20 राइटर्स, या 27 राइटर्स? कितने राइटर्स के ऊपर डिस्कशन किया है हैरोल्ड ब्लूम ने? कहाँ? द वेस्टर्न कैनन में, जो पब्लिश हुई थी 1994 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 राइटर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। लेट इजिप्ट मेल्ट इनटू नाइल एंड लेट ऑल स्वीट क्रिएचर्स टर्न इनटू सर्पेंट्स। बहुत ही प्यारा सा कमेंट है ये। और ये कमेंट कहाँ का है फ्रेंड्स? ये एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का है। कहाँ का है? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का है। और ये उस समय की बात है जब जो सर्वेंट्स हैं वो आकर के क्लियोपाट्रा को ये बताते हैं कि आपका जो प्रेमी एंटोनी है उसने अपनी दूसरी शादी कर लिया है। तब क्लियोपाट्रा ये कमेंट बोलती है और कहती है, लेट इजिप्ट मेल्ट इनटू नाइल। यानी जो इजिप्ट राज्य है जहाँ की वो महारानी बनी बैठी है, कहती है कि ये पूरा का पूरा राज्य नील नदी में बह जाए।
और लेट ऑल स्वीट क्रिएचर्स, और सभी सुंदर प्राणी जो है ना वो सरपेंट बन जाएं, रेंगने वाले प्राणी बन जाएं। ऐसा जो प्यारा सा कमेंट है ये किसने कहा? तो ये कहा था किसने? क्लियोपाट्रा ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो इतना प्यारा सा कमेंट, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी सबके लिए। ओ देन वी ब्रिंग फोर्थ वीड्स। एक और कमेंट है, ओ देन वी ब्रिंग फोर्थ वीड्स व्हेन आवर क्विक माइंड्स लाई स्टिल। ये कमेंट किसने कहा? क्या पोर्सिया ने, या रोजालिंड ने, या एंटोनी ने, या हेमलेट ने? जब हमारा क्विक माइंड यानी हमारा जो तेज जो मस्तिष्क है, जब हमारा तेज मस्तिष्क शांत पड़ जाता है ना, यानी जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देता है ना, तब हमें बुराइयां घेर लेती हैं, यानी हमसे फिर बुरे कार्य होने लगते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एंटोनी कहता है फ्रेंड्स। कौन कहता है? एंटोनी। ये एंटोनी कहता है। और जहाँ तक एंटोनी का संबंध है, तो एंटोनी कौन है? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का ये हीरो है। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले और देखते हैं। देयर इज ग्रेट स्पिरिट गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रेट स्पिरिट गॉन, एक महान आत्मा चली गई है, और दस डिड आई डिजायर इट, और ऐसी ही मैंने इच्छा की थी। ये किसके द्वारा कहा गया? क्या लेडी मैकबेथ इसको बोलती है, या एंटोनी बोलता है, या गर्ट्रूड बोलती है, या रोमियो बोलता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका एंटोनी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और वो ये तब बोलता है जब दूत आकर के ये बताता है कि एंटोनी, आपकी पत्नी फुलविया का निधन हो गया है। तो वो ये लाइन बोलता है कि देयर इज अ ग्रेट स्पिरिट गॉन, एक महान आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई है। यद्यपि मैंने ऐसी इच्छा की थी, मतलब वो ये चाहता था कि फुलविया निधन हो जाए तो वो फ्री हो जाए, और फ्री होकर के और क्लियोपाट्रा के नज़दीक जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आई फ्रॉम दिस इंचांटिंग क्वीन ब्रेक ऑफ। आई फ्रॉम दिस इंचांटिंग क्वीन ब्रेक ऑफ 10,000 harms more than the ill nose my idleness doth hatch। तो ये लाइन किसने कहा? क्या क्लॉडियस ने कहा? ये चार्मियान ने कहा। चार्मियान कौन है? आपको मालूम होना चाहिए, ये क्लियोपाट्रा की मेड सर्वेंट है। क्या मैकबेथ ने कहा या एंटोनी ने कहा? तो ये लाइन भी एंटोनी ने कहा है। किसके लिए? क्लियोपाट्रा के लिए कहा है। क्लियोपाट्रा के लिए उन्होंने इंचांटिंग क्वीन का इस्तेमाल किया है। इस तरह के कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए कोट्स को याद कर सकते हैं। इंचांटिंग क्वीन किसने कहा? एंटोनी ने कहा। किसके लिए कहा? क्लियोपाट्रा के लिए कहा। और जहाँ तक इसका संबंध है फ्रेंड्स, तो ये किस एक्ट में ये कहा गया? तो इसका है 1.2 यानी एक्ट 1 सीन 2 में ये कोड बोला गया है। आइए देखते हैं। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म।
फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद के पितामह किसको बोला जाता है? क्या लियोनार्डो दा विंसी, या पेट्रार्च, या दांते, या निकोलो माकियावेली? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पेट्रार्क, जो इटालियन पोएट भी थे, फिलोसफर भी थे, राइटर भी थे, और उन्होंने ये बातें कही हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन, नो नहीं, इसको नोन होना चाहिए। हु इज नोन फॉर द पॉलिटिकल ट्रेटाइज द प्रिंस? पॉलिटिकल ट्रेटाइज द प्रिंस के लिए कौन जाना जाता है? क्या पेट्रार्च जाने जाते हैं, या सुकरात जाने जाते हैं, या फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं, या निकोलो मैकियावेली जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोलो मैकियावेली। ये भी एक बहुत बड़े ये राजनेता भी थे, फिलोसफर भी थे, और इनको पॉलिटिकल ट्रेटाइज द प्रिंस के लिए जाना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग? किसको मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के रूप में जाना जाता है? क्या चौसर? भाई इंग्लिश पोइट्री के फादर जोफ्री चौसर ही हैं। चौसर इंग्लिश पोइट मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और साथ ही साथ इनको और आगे स्पेंसर, क्या चौसर को द मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग कहा जाता है, या स्पेंसर को कहा जाता है, या बेकन साहब कहा जाता है? बेकन कौन है? बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और दांते, दांते भी इटालियन पोइट थे। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है किस रूप में? द मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ग्रामर का है। यू, ही एंड आई डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एम लगेगा, या आर लगेगा, या इज लगेगा, या वाज लगेगा? देखिए प्रोनाउंस का तो इस्तेमाल सही हुआ है, 231 का फार्मूला, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब तीनों पर्सन का इस्तेमाल एक साथ होता है फ्रेंड्स, तो रूल कहता है जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और यू के अनुसार क्या लगेगा? आर लगेगा। तो आंसर यहाँ पर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट, तो इट इज आवर ड्यूटी टू गेट, एट, या ओवर, या इनटू, या एट? तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार एट का यूज हुआ है, और करेक्ट आंसर भी आपका एट ही है, चाहे आप ऑप्शन ए माने या ऑप्शन डी माने। लेकिन इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रुथ, हमारा कर्तव्य है कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए, और मतलब किसी भी चीज़ की रियलिटी क्या है। नेक्स्ट, लुक वेयर दे कम, देखो वेयर दे कम, कहाँ वे आते हैं, और टेक बट गुड नोट, और देखो बड़े ध्यान से इस चीज़ का, मतलब कि ये कोई व्यक्ति इस चीज़ को कह रहा है कि ज़रा ध्यान दो कि यू शैल सी इन हिम, आप यू शैल सी इन हिम, यानी आप उनको देखते हैं या आपने उनको देखा होगा। द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक महाशक्ति वो था, ठीक है। और आज क्या बन गया है? स्टम्पेट्स फूल, एक तरह से वो आज मूर्ख बन करके रह गया है। बिहोल्ड एंड सी, देखो ऐसा कौन बोलता है? हु स्पोक द एबोव लाइन्स इन एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा, यानी इतना तो क्लियर है कि ये एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा की लाइन है। और किसको, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहीं से आप समझ गेस लगाइए, ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये की वर्ड है, और ये किसके लिए बोला गया है?
क्या क्लियोपाट्रा के लिए? नहीं, क्लियोपाट्रा पावर की वो नहीं थी, शी वॉज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, तो ये भी नहीं है। और वेंटिडियस ने भी ये लाइन नहीं बोला है। और एंटोनी का जो क्लियोपाट्रा के प्रति जो बढ़ता हुआ प्रेम था, उस चीज़ को देख करके सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंतित था तो वो फिलो था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और चार्मियान कौन है? ये क्लियोपाट्रा की मेड सर्वेंट है। वेंटिडियस के बारे में भी जान लीजिए। तो वेंटिडियस कौन है? ये जनरल है किसका? किसकी सेना का? एंटोनी की सेना का कमांडर है। नेक्स्ट, हु स्पोक दिस लाइन इन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में ये लाइन कौन बोलता है? इफ इट बी लव इंडीड, यदि वास्तव में ये सच्चा प्रेम है तो टेल मी हाउ मच। अगर वास्तव में ये सच्चा प्रेम है तो बताओ कितना है? ये कौन बोलता है? एंटोनी बोलता है, या फुल्विया बोलती है, या क्लियोपाट्रा बोलती है, या चार्मियान बोलती है? तो जब ट्रू लव का सवाल आए, अगर वास्तव में ट्रू लव की बात आए, तो ये एंटोनी और क्लियोपाट्रा में से, क्योंकि फुल्विया का बहुत ज़्यादा मेंशन है नहीं, चार्मियान का प्रेम से कोई मतलब है ही नहीं बहुत ज़्यादा दूर दूर तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है? ये जो कोड है ये क्लियोपाट्रा ने कहा है। किससे कहा है? एंटोनी से। उसने ये लाइन एंटोनी से कही है। उसने यही कहा कि अगर ये वास्तव में प्रेम है तो बताओ कितना प्रेम आप करते हैं। और नेक्स्ट, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, ये एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के फर्स्ट एक्ट की लाइन है। और यहाँ पर ये कहा गया कि जो लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, यानी रोम जो राज्य है ना, इसको पिघल जाने दो। एंड वाइड आर्क ऑफ द रैंक्ड एम्पायर फॉल, और पूरा राज्य तहस नहस हो जाने दो, बर्बाद हो जाने दो। और हियर इज माई स्पेस, और जहाँ तक मेरा संबंध है तो यही मेरी जगह है। कौन सी जगह? क्लियोपाट्रा जो है, क्लियोपाट्रा मतलब वो ये कहना चाहता है कि क्लियोपाट्रा के पास में रहना चाहता हूँ, और यही मेरी जगह है। किंगडम और प्ले, ये जो राज्य हैं सब बेकार हैं, राज्य बेकार हैं। अवर डंगी अर्थ अलाई, ये सब कुछ बेकार हैं। फीड बीस्ट एज मैन, और कुल मिलाकर के अगर एंटोनी की नज़रों में अगर देखा जाए तो उसके लिए और सिर्फ उसका राज, उसकी जगह कौन है? क्लियोपाट्रा है। तो ये कौन बोलता है? ये एंटोनी की ही लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये एंटोनी की लाइन है। और ये कहाँ बोलता है? 1.1 यानी एक्ट 1 सीन 1 में ये बात बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कवर हर फेस, माइन आइज डजल, शी डाइड यंग, दिस लाइन ओकर्स इन। कवर हर फेस, माइन आइज डजल, शी डाइड यंग, दिस लाइन ओकर्स इन। ये लाइन कहाँ, किस प्ले से ली गई है? क्या लेडी डायना, या एंटोनियन क्लियोपाट्रा, या हेमलेट, या डचेस ऑफ मल्फी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डचेस ऑफ मल्फी से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा वाज कंपोज्ड इन। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा लिखी कब गई है? क्या 1600 में, या 1603 में, या 1607 में, या 1623 में? 1623 तो आप लोग जानते हैं कि इनका फर्स्ट फोलियो आया था, किसका? विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा वाज कंपोज्ड इन
1607। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का सोर्स क्या है? काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स एंटोनियस, सैमुअल डेनियल्स क्लियोपाट्रा, नॉर्थ प्लूटार्क, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन के तीनों यानी ए बी सी तीनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हु वरीज अबाउट एंटोनीज एक्सेसिव लव फॉर क्लियोपाट्रा। एंटोनी के क्लियोपाट्रा के प्रति जो अत्यधिक प्रेम था, उस चीज को लेकर के कौन चिंतित था? क्या चार्मियान? नहीं, चार्मियान तो बिल्कुल नहीं। चार्मियान कौन थी? क्लियोपाट्रा की मेड सर्वेंट थी। डेमेट्रियस, ये भी एक योद्धा था। वेंटेडियस, ये कमांडर ही था। जो चिंतित था वो था फिलो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रन्स अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड अरेस्ट। एक व्यक्ति जो बड़े चुपके से भाग निकलता है गिरफ्तार होने के डर से। तो यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए जब कोई भागता है तो उसको क्या एब्सकॉन्डर बोलते हैं, या पोस्टेड बोलते हैं, या इलो बोलते हैं, या एनकॉम्प्लिस बोलते हैं। एकॉम्प्लिस होता है जब आप बुरे कार्यों में किसी के साथ होते हैं, और इलोप जब प्रेमी प्रेम का घर छोड़ करके भागते हैं चुपके से, तो इलोपमेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्सकॉन्डर। नेक्स्ट, कोरस अपीयर्स इन मर्डर इन कैथीड्रल। मर्डर इन कैथीड्रल में कोरस जो है ना, वो प्रस्तुत होता है 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका क्या 4 बार होगा, या 5 बार होगा, या 6 बार होगा, या 7 बार होगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार। मर्डर इन कैथीड्रल टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, और कब? 1935 में। So wise, so young, so wise, so young, they say, do never live long. In which play of Shakespeare this line above appears? मतलब ये जो लाइन है, so wise, so young, they say, do never live long, ये किस प्ले में अपियर हुआ है? क्या हेनरी 5th में, या हेनरी 6th में, या रिचर्ड 3rd में, या हेनरी 4th पार्ट 1 में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वो है रिचर्ड 3rd। रिचर्ड 3rd में ये लाइन है, और किस एक्ट में? एक्ट 3 सीन 1। एक्ट 3 सीन 1 में ये लाइन है। कहाँ? रिचर्ड 3rd में। सो वाइज, सो यंग, दे से, डू नेवर लिव लॉन्ग। द सेटिंग ऑफ ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस एक नॉवेल है। किसकी है? डिकेंस साहब की है। इसका जो सेटिंग है, क्या ससेक्स है, या एगडन हीथ है, या वेसेक्स है, या कोर्ट ऑफ चांसरी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट ऑफ चांसरी इज द सेटिंग ऑफ ब्लीक हाउस। नेक्स्ट, द टर्म रेनेसा मीन्स रिबर्थ। टर्म जो रेनेसा है, इसका मतलब होता है रिबर्थ, पुनर्जन्म। इसको कॉइन किसने किया है? क्या पेट्रार्च ने किया, या फ्रांसिस बेकन ने किया, या लियोनार्डो दा विंसी ने किया, या जूल्स मिसलेट ने किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूल्स मिसलेट ने टर्म रेनेसा को कॉइन किया था फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ये आज का सेशन फिनिश होता है, और ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम्स को टच करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है, और नेक्स्ट सेशन के साथ जो कि ग्रामर का होगा, फिर मैं आप लोगों के बीच में इवनिंग में फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।